के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक वो शायद IMF को जवाबदेह होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे को जवाबदेह नहीं होंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने ऐसी नालायक और नाअहल अपोजिशन दी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, वो हुक्मरान जिसका नारा था कि IMF के पास जाने से बेहतर है, IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं, खुदकुशी को तरजीह दूंगा, आज उसी की हुक्मरानी में IMF की भीख जितनी मिले ठीक, ये फॉर्मूला जो है इस वक्त हमें कारफरमा जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ वो मुशीर ख़जाना जिसने IMF की आंखों में आंखें डालकर बातें करनी थी, आज वो IMF की जी हजूरी पर जो है वो हमें नज़र आते हैं। सर हिला हिला कर जो IMF बात कर रहा है वही उसकी शराइत जो है वो मानी जा रही हैं। और अगर आप हमारी बात आपको ठीक नहीं लग रही तो ज़रा आपको दिखा देते हैं कि मुशीर ख़जाना का बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है, IMF से बिफ़ोर और आफ्टर, ज़रा वो दिखा देते हैं कि क्या कहते थे और अब क्या कर रहे हैं। IMF तो ये कह रही है कि टैक्सेस बढ़ा दें, टैरिफ बढ़ा दें। मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें ना बढ़ाई जाएं, इनको हम पास ऑन नहीं करेंगे, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, ब्रॉडन करेंगे। IMF ने तूफान खड़ा किया हुआ है, इसको हमने एक किस्म से ब्लंट करना है। IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा। हमने मुआशरे के तमाम लीडर्स हैं, उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपया हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपए तक जाए। जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में टैक्स बढ़ाना था। तो तकरीबन 700 का आप समझेंगे 350 बिलियन जो है वो हमने दोनों साइडों को मिला के हम तकरीबन 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो बढ़ानी है क्योंकि ऑब्वियसली IMF की शर्त है। साथ ही साथ बिजली के नर्ख बढ़ाने, ये भी IMF की जो है वो शर्त है। गैस वो भी बढ़ानी पड़ रही है, वो खैर IMF की शर्त नहीं है, लेकिन SNGPL ने तकरीबन जो है वो 150% जो है वो कहा है कि गैस के नर्ख भी जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें कि मुल्क में गुज़िश्ता 1 दिन 2 दिन जो है वो पेट्रोल का संगीन बहरान जो है वो रहा। अब पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं उनके साथ भी आपने मार्जिन तय कर लिए, उनके मार्जिन भी आपने बढ़ा दिए। तो ये सारा जो बोझ है ये आकर गिरेगा मुझ पर, आप पर, अवाम पर आकर गिरेगा। अवाम पर क्या बीत रही है इस पर बात करेंगे। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। केलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और सीनियर जर्नलिस्ट सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर के बिफोर और आफ्टर, यानी बिफोर द बजट एंड आफ्टर द बजट के शॉट्स जो हैं वो तो आपने सुन लिए हैं। अगर चाहती हैं तो एक दफ़ा दोबारा भी सुना देती हूँ आपको और फिर आगे चलते हैं। IMF तो ये कह रही है कि टैक्सेस बढ़ा दें, टैरिफ बढ़ा दें। मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें ना बढ़ाई जाएं, इनको हम पास ऑन नहीं करेंगे, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, ब्रॉडन करेंगे। IMF ने तूफान खड़ा किया हुआ है, इसको हमने एक किस्म से ब्लंट करना है। IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा। हमने मुआशरे के तमाम लीडर्स हैं, उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया। अली साहिबा, क्या उम्मीद का बजट दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी उम्मीद यहाँ पे जो है उस पर आप पूरे उतर रहे हैं। आपने कहा नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अब इस वक्त जो है वो नए टैक्सेस भी लग गए। उसी वक्त खैर बजट के बाद ही डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आपका जो है इन्हिसार था। फिर अब पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। अभी मैं आने से पहले जो मैंने चेक किया, 2 घंटे पहले मैंने चेक किया तो तकरीबन 6% नीचे जो है वो ऑयल की प्राइस गई हुई थी। अब ये भी अगर कहें कि जी वो तो उसका इफेक्ट जो है वो बाद में आएगा, तो उसको भी काउंटर करने के लिए कि यहाँ पे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, गो के आपने पहले पेट्रोल लिया होता लेकिन यहाँ पे फौरन जो है वो बढ़ाई दी जाती हैं। डॉलर आपकी पकड़ में जो है वो आ नहीं रहा, डॉलर मुस्तहकम हो नहीं रहा, रुपया जो है मतलब गिरता जा रहा है, रोज़ जो है वो गिरता जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है। सारा इसका मलबा जो है वो आम आदमी पे गिर रहा है। मैं कल पेट्रोल पंप पे जब गई हूँ तो मुझसे वहाँ पे जो काम करने वाला आदमी है उसने मुझसे कहा कि जी ज़रा हुकूमत से पूछें 17,500 में जो बंदा जिसकी तनख्वाह है वो गुजारा कैसे करेगा। तो ज़रा उसका जवाब दे दीजिए, मैं चाहती हूँ अगर आप उसका जवाब दे सकती हैं।
हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी आसानी से मैं इन सारी बातों का जवाब दे देती हूँ और बिल्कुल फैक्ट्स के साथ दूंगी। हमने बात किया, आपने बात किया IMF में 22 दफ़ा गए, 22 दफ़ा आज तक हम गए हैं, हमारी हुकूमत में 1 दफ़ा गए, बाकी PMLN की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में गए। हमने जितना IMF का प्रोग्राम लिया, हम बहुत अच्छी तरह से, और IMF की सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने है, कोई हम फैक्ट फजिंग नहीं कर रहे, कोई हम नहीं गलत फिगर्स कोट कर रहे। पीपल्स पार्टी ने $10 बिलियन का और PMLN ने अपने आखिरी दौर में $6 बिलियन का लिया। ठीक है, अब आ जाए हमने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। हर हुकूमत के दौर में, चाहे पीपल्स पार्टी ले लें, PMLN, ये जो मिनी बजट जिसे आप कह रहे हैं वो आते रहे, हर साल आते रहे। PTI को 3 साल हुए, पहले साल में हमने लिया, सेकंड कोरोना था, हम मिनी बजट में नहीं गए। अब जो ये तीसरा साल है, ये जो मिनी बजट है, जितनी हुकूमतें थी तब मिनी बजट लिया जाता था टैक्स इंक्रीज करने के लिए। हम ऐसी कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो टैक्स का टारगेट है, हम उससे ऑलरेडी 225 अरब जिसे कह लें कि हम एक्सेस में, इसलिए हमें कोई लोगों से टैक्स लेने के लिए मिनी बजट लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हमने ये मराआत या सब्सिडीज जिसे कहते हैं, हम उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, और उसमें भी हम ये देख रहे हैं, जैसे खाद ले लें, पेस्टिसाइड्स ले लें, उनके अंदर हम ऐसी कोई चीज़ें नहीं करें। फिर आपने कहा पेट्रोल की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, $72 तक पहुंच गया है आज की डेट में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अमेरिका और जो सारा वो है, अमेरिका ने जिस तरह से कहा और जिस तरह से एक नई वेरिएंट आ रहा है, उसकी वजह से इसकी प्राइस इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि गिरेगी। लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि हुकूमत पाकिस्तान उस पर 0% सेल्स टैक्स ले रही है? हमारा जो पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपए का होता था, आज वो 9.67 रुपीस का पेट्रोलियम लेवी है। और अगर वो ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि 30 रुपए का होता था, कहां से टैक्स टारगेट्स पूरे करेंगे? कल को आपने ही मुझसे बैठ कर सवाल करने कि आपके टैक्स टारगेट कहां गए। शायद खाकान जैसे बंदे बैठकर यहाँ पर कह रहे हैं कि हुकूमत अपना सेल्स टैक्स कम करके ज्यादती कर रही है। 2019 से गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ी, बिजली की प्राइसेस जो हमें रोज कहा जाता है बढ़ी है, वो फ्यूल एडजस्टमेंट है। हर PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हर दौर में हर महीने में कभी इंक्रीज होता है, वो कभी डिक्रीज होता है। और इसमें भी जो ये बात की गई है कि एनर्जी के अंदर अगर कोई हम इंक्रीज करेंगे, दैट इज सब्जेक्टेड टू द सर्कुलर डेट एट दैट टाइम। फिर आपने कहा पेट्रोलियम के ऊपर, क्या हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के आगे आप जो है अवाम के फायदे के लिए हम उनसे लड़ रहे थे कि 9 रुपया हम नहीं बढ़ने देंगे। वो ये कह रहे थे कि हमारी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप बढ़ा जाए, जो 3.31 है, और उसे आप ले जाए जिससे 9 रुपए पेट्रोल प्राइस में इंक्रीज हो जाए। अवाम की खातिर हम लड़ रहे थे, अवाम पे हम कोई मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। मरात याफ्ता जो हमारा तबका था, उससे हम सब्सिडीज कह ले, उनसे हम टैक्स की अजम्पशन वापस ले रहे हैं। दिस इज द मनी बजट। आज तक मनी बजट सिर्फ टैक्सेस लेने के लिए किए गए, और यही जब हम दे रहे थे बजट, आपको याद है क्या कहा गया था? ऑपोजिशन कहती थी, पूरा मीडिया कहता था इलेक्शन बजट है। अगर वो इलेक्शन बजट था तो आज हम ये क्या कर रहे हैं? आज सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। फिर बात हुई माजरत के साथ, अब मैं पूरी आपकी बात सुनी, तो थोड़ी ज़रा अगर मुझे भी अब इजाज़त दें, मेरे फिगर्स नहीं हैं, PBS के जो हैं वो फिगर्स हैं। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन अगर देखें, महंगाई देखें तो 18% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, साथ ही साथ अगर आप देखें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अगर आप बात करती हैं, तो अगर आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के जो है वो आप LNG मंगवा लेती हैं तो आपको महंगी बिजली जो है वो प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती। ये स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रही। फिर सर्कुलर डेट 1100 पे मिला था, 2200 पे ले गए। PDL आप वहीं पे लेके जा रहे हैं जो आप कहते हैं, जिनको आप जो है वो कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने बढ़ा दिया। PDL इतनी इन्होंने रखी, हमने देखें कितना रखा। फिर आप कह रहे हैं जी सब्सिडी वापस उन लोगों से ले रहे हैं जो अफोर्डिंग है। आप शायद आपने देखा ना हो आलिया साहिबा, या शायद आप भूल गई हो कि वो लोग जो आपने सब्सिडी का जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है 200 पॉइंट्स का, जो 200 यूनिट्स की जो आप सब्सिडी दे रहे थे लोगों को, आम सारिफ को, आपने उसकी डेफिनेशन ही बदल दी है। अब अगर वो 6 महीने लगातार 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं करेगा तो सब्सिडाइज बिजली नहीं उसको मिलेगी। चले मैं ज़रा सना साहिबा की तरफ चलती हूँ। सना साहिबा, मैं ज़रा कमज़ोर दिल की हूँ, ये सब कुछ देख के पढ़ के मैं तो काफ़ी घबरा चुकी हूँ। क्या आप घबराई हुई हैं या आप भी अभी खड़ी हैं?
देखिए, मैं आलिया साहिबा की इतनी मुझे वो प्यारी लगती हैं और इतनी मुझे अच्छी लगती हैं कि मैं आलिया साहिबा के सामने तो आपने मुझे घुटने टेकने में मजबूर नहीं करना और मैं इसीलिए घबरा रही हूँ कि मुझे आलिया साहिबा के साथ कोई ऑफेंसिव बात नहीं करनी, बिकॉज आई रियली हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक। आलिया हमेशा फैक्चुअल बात करती हैं और ये बात फैक्चुअली करेक्ट भी है। हाँ, though I mean I have a great regard for her. I'm very fond of her. So I mean I understand that she's in a tough situation, that she has to defend PTI's economic policy every day, and I understand that she comes with facts and figures, and all of that is correct. मारिया, एक सेकंड के लिए आप देखिए कि आप एक बीमार बच्चे का इलाज कर रहे हैं, ठीक है? हमारी इकोनॉमी एक बीमार बच्चा है। बीमार बच्चे के लिए आप मुझे बता दीजिए कि उसने PMLN ने उसको गलत इंजेक्शन लगवा दिया, तो पीपल्स पार्टी ने उसको गलत इंजेक्शन लगवा दिया, तो अब ये बच्चा जो है ये हमारे पास आ गया, तो अब हम इसके ऊपर डबल से ट्रिपल से क्वाड्रिपल हम उसके खर्चा कर रहे हैं कि हम उसको राइट इंजेक्शन लगा दें। प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी पहले भी वेंटिलेटर पर रही है। हमारी दरामदात और बरामदात में एक बहुत वाजे और बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब वाइड मार्जिन है, ठीक है? वी इम्पोर्ट थिंग्स दैट वी डोंट नीड, वी हैव नोबडी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इतना बीमार बच्चा है या अगर इतनी बीमार इकोनॉमी है जिसको हम कहते हैं कि वेंटिलेटर पर है, तो उसके लिए ये आलिया साहिबा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कर रही है, ये डिफेंस के लिए तो बिल्कुल ठीक है। इन हर डिफेंस एंड पीटीआई's डिफेंस I agree with most of her points, but the point is not कि मतलब इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी हमें कोई और तरतीब देनी पड़ेगी। देयर हैज़ टू बी सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देयर आर पीपल लाइक कैसर बंगाली इन दिस कंट्री, देयर आर पीपल लाइक आतिफ मियाँ हु हैव द आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़। देखिए, आपकी दरामदात और बरामदात में फ़र्क है। आप मतलब मैं उस दिन कोई वीडियो देख रही थी, इसमें कुत्ते का फूड, बिल्ली का फूड भी हम इम्पोर्ट करते हैं। क्या हमें इम्पोर्ट करना चाहिए? क्या हमारे पास जो, और दूसरा ये कि हैज़ एनीबडी एवर थॉट ऑफ द फैक्ट कि जो CPEC में ट्रक्स आते हैं चीन से, जो अपना सामान लाते हैं, वो वापस खाली जाते हैं, तो क्या कभी किसी ने सोचा? जैसे चौधरी मंजूर पॉइंट व्हिच आई एम पिकिंग अप, बिकॉज़ मुझे बड़ी ये बात मतलब इट कॉट मी, ये चौधरी मंजूर का पॉइंट है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्रेडिट फॉर इट, बट ये बड़ी अच्छी और बड़ी मुफीद बात है कि अगर CPEC के ट्रक्स आ रहे हैं, सामान ला रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं चीन खाली, तो आप उनको क्या दे सकते हैं? चीन में किस चीज़ की ज़रूरत है? आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं? सो पॉइंट इज़ नॉट कि मैं डिफेंड कर लूँ अपने आप को कि पीपल्स पार्टी ने कितना गलत किया या PMLN ने कितना गलत किया। भाई वो तो हो गया ना, मतलब हमने 3 साल, 3.25 साल, 3.25 साल ये सुन लिया। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन सब चैलेंजेस के बावजूद क्या कर सकती है। तो मेरा मशवरा यही है, और मैं चाहूँगी तहे दिल से कि बिल्कुल एक इकोनॉमिक पॉलिसी तरतीब दी जाए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाए। अब उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया? IMF के पास अब चले गए हैं, कर्ज देने वाला शर्त रखता है, कर्ज लेने वाला शरायत नहीं रख सकता, ना मनवा सकता है। अब वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। अब उनके ताबे हैं या नहीं हैं, दैट्स अनदर पॉइंट, बट एट द बेस ऑफ एवरीथिंग यू नीड एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वर इन। और यहाँ लेवी बढ़ा दी, यहाँ कर दिया, पेट्रोल एसोसिएशन से आपको घुटने टेकने पड़ गए। भाई, अब पेट्रोल एसोसिएशन आपको क्यों ब्लैकमेल नहीं करेगी? आप TLP के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप हर किसी के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, नाजायज जायज बातें मान लेते हैं, तो उनका 9 रुपए क्या नाजायज था? चले, आपने आज 4.5 रुपए पे लॉक कर लिए डील, बड़ी अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन। अब आप मुझे बताएं कि अब आप क्या करेंगे? लेट्स नॉट डिफेंड के पीपल्स पार्टी और PMLN से बेहतर हैं, शो अस क्या बेहतर है। ठीक, आई थिंक यही बात सब जो है वो कर रहे हैं कि शो अस के आप बेहतर हैं, बिकॉज आप बार बार अगर उनसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको तो वोट इसीलिए मिला था, आपको लाया इसलिए गया था कि आप उनसे बेहतर हैं। सो व्हेन यू कंपेयर योरसेल्व्स, आई एग्री विद सनाज पॉइंट। खेलता साहब की तरफ चलती हूँ। खेलता साहब, अभी कल की स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें यह है कि जी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है और जिस नहज पे PTI ने पहुँचा दी है उसके बाद वापसी बड़ी मुश्किल होगी, आगे के हालात बहुत मुश्किल हैं। आप क्योंकि बार बार आप भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, आप ये बात करते हैं कि जी इस हुकूमत को जाना होगा, तभी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी, तभी बेहतरी की राह जो है वो हमवार होगी। आपसे सवाल ये कि आप बेहतर करेंगे कैसे? क्योंकि अगर आप भी आज यही बात कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप बेहतर कैसे करेंगे? कल को आके आप भी हमें वही चीज़ें सुनाएंगे जो इस वक्त आलिया साहिबा सुना रही हैं। अच्छा, खेलदा साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो उनकी तरफ दोबारा जो है वो आते हैं। लेकिन आलिया साहिबा, आप अब मुझे, आई नो आप मुझे काफ़ी सारे सवालों का जो है वो जवाब देना चाह रही थी, जो ये सारी चीज़ें हैं। आप अब तो शौकत तरीन साहब ने भी मान लिया, फ्यूल एडजस्टमेंट की जो बात हो रही थी कि टाइम पे अगर LNG ऑर्डर हो जाती और LNG आ जाती तो बहुत सारे मसले मसाइल नहीं होते। क्या वजह है LNG टाइम पे ऑर्डर नहीं हुई? फिर उसके बाद जो सर्कुलर डेट की बात है, क्या वजह है कि आपने आके उसको दुगना जो है वो कर दिया, और अभी 2 साल माइंड यू बाकी हैं, उसमें और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर क्या वजह है कि जो सब्सिडी 200 यूनिट्स पे जो एक आम आदमी, गरीब आदमी को दी हुई थी, उसकी आपने डेफिनेशन बदल दी है? अगर इनके जवाब देना चाहें।
अच्छा मारिया, मैंने बहुत सी चीज़ों का आपके जवाब देना है, बात सिर्फ इतनी यहाँ पर हो रही होती है ना। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू सना, इतने अच्छे वर्ड्स का। और सेम हेयर जी, मतलब आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, और बड़ी अच्छी तरह से आप सारे प्रोग्राम्स कर रहे होते। मैं मतलब यू रियली मेड माई डे, मैं तो यही कह सकती हूँ। अब आ जाए प्रोग्राम की तरफ। तो रेमिटेंसेस, अगर देखिए मैं सिर्फ वो बात बताऊँगी कि हमने क्या किया और हमारे डिफरेंसेस क्या, और फिर मारिया मैं आपके पॉइंट के ऊपर आ जाऊँगी। देखिए रेमिटेंसेस में कंपैरिजन करी हूँ, ये नहीं कह रही, जाहिर है पिछली गवर्नमेंट से ही कंपैरिजन करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। रेमिटेंसेस 67% हाई हो गए। एक्सपोर्ट जो कम हो रही थी आज इस वक्त 28% बढ़ रही है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 13%। आलिया, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू इंटरजेक्ट। वो जो 17,500 वाला बंदा मुझसे पूछ रहा था, पेट्रोल पंप वाला, क्या इसका इफेक्ट उसकी जिंदगी पे आ रहा है? मारिया, पूछता है 17,500 में कैसे गुजारा करूं, क्या इनका इफेक्ट आ रहा है? सारी बातों का जवाब दे। हौसला हौसला जी, हौसला 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 में सारी बातों की तरफ आ। पहली चीज ये देखिए, मेरी बात सुने, हम ये नहीं कह रहे होते एक मुल्क का अगर आप रिजर्व छोड़ के जाए $7 बिलियन के, उसके ऊपर आप खसारा छोड़कर जाए $20 बिलियन का तिजारती खसारा, आपके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस हो वो डबल के ऊपर तो सब आपको पता था ना जब आप आए थे। आज अगर आपको देखें, आप माने, देखिए मेरी बात सुने, एक मुल्क जो बिल्कुल टोटल इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में चला जाए, उसको एक्सपोर्ट में लाकर, वहां पर इन्वेस्टमेंट लाकर, वहां पर नई फैक्ट्रीज खोलकर, यही बात। चले मैंने मान लिया, चले आलिया मैं कहती हूँ मैं कंसीड कर दिया, मैंने कंसीड कर दिया। अब प्लीज मेरे इस पे आ जाए ना, मैंने कंसीड कर दिया। चले मैंने कंसीड कर दिया, आपने बहुत काम किया। अब जरा आ जाते हैं 17,500 वाले पे। देखिए हम आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो चीजें देखिए। आज पाकिस्तान, एक अच्छी बात भी तो हमें अवाम को बतानी चाहिए जो इस पाकिस्तान के साथ हो रही है, जो ये हुकूमत कर रही है। आलिया साहिबा, मुझे जो आम आदमी है ना उसको नहीं पता एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है। आम आदमी ये देख रहा है कि आपने उसकी 200 पॉइंट की सब्सिडी ले ली। आम आदमी ये देख रहा है कि आपने टाइम पे LNG ऑर्डर नहीं की, तो उसकी वजह से आपको महंगा फ्यूल, महंगी बिजली मिल रही है, जिसका जवाब आपके पास कोई नहीं है। मारिया मेरी बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। आज तक जो 2018 तक 72 आपके LNG के कार्गोज आते थे, आज 112 आ रहे हैं। आपके जो टर्मिनल्स लगे हो उन पर जितनी गुंजाइश है उतने कार्गोज आप ले रहे हैं। यकीन करूं या हमाद साहब की बात पे यकीन करूं? देखिए मेरी बात सुने, लोकल गैस देखिए, ये तो फिगर्स बता रहे हैं, 14 या 16 फिगर्स बता रहे हैं कि 72 कार्गोज आते थे 2017-18 में, 112 अब आ रहे हैं। और दूसरी बात है, बात मैं आपकी बात मानूं या हमाद साहब की बात मानूं, जो मिनिस्ट्री है जिनकी, वो खुद कह रहे हैं 10 कार्गोज आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं जरा खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ, खेलदा साहब जी मुझे ये बताइए कि हमाद साहब, मैं डॉक्टर साहिबा हमाद साहब तो बार बार यही कह रहे हैं कि क्यों लोकल गैस का और LNG का कंपैरिजन किया जा रहा है। हमाद साहब भी ये बता रहे हैं कि 72 कार्गो उनके दौर में आए थे, 112 अभी आए, 2 टर्मिनल्स हैं। इस दफा 10 कार्गोज नहीं आए। अगली टर्म्स एंड आलिया साहिबा, क्या 10 कार्गोज बड़ा फर्क है? आलिया साहिबा, क्या 10 कार्गोज इस दफा नहीं आए? देखिए जी, मैं तो बता रही हूँ मारिया, मैं इसी का जवाब दे रही हूँ कि 72 की बजाय 112 कार्गोज आ गए। आपके 2 टर्मिनल्स लगे, 2 टर्मिनल्स के ऊपर कितने कार्गोज और उतार लेंगी? इस दफा 10 कार्गोज आए। जो ये बात आलिया साहिबा, 10 कार्गोज आए, 14 से 16 आ सकते थे। PMLN कहती 16-14 आ सकते थे, तो आप लोग कहते रहे 14 आ सकते हैं। छोड़े उसको, चले मैं आगे चलती हूँ। मैं जरा खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदा साहब, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब का अगर स्टेटमेंट देखें तो उनका इस वक्त जो स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी इस वक्त इतनी खराब हो चुकी है, PTI इतनी इस नहज पे लेके जा चुकी है कि अब वापसी बहुत मुश्किल होगी। सवाल आपसे ये है कि क्या कल आप लोग, क्योंकि ये कहते हैं कि ये लोग जाएंगे तो कुछ बेहतरी आएगी, क्या आप भी आके यही हमें जो है वो लेक्चर सुना रहे होंगे कि पिछली गवर्नमेंट ये कर गई, ये हो गया, बेहतरी नहीं हो सकती? क्या आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिएगा डॉक्टर मारिया साहब, जब 2013 में नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली थी, इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, तो हमने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के बाद जो हमें हुकूमत मिली है, हमने आके काम किया था। और 2013 इलेक्शन से पहले इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी, और हमने हरगिज़ ये बात नहीं की, हम आइंदा भी ये बात नहीं करेंगे। ये जो आज पाकिस्तान को जिस नहज पे इन्होंने खड़ा किया है,
इंशाल्लाह PMLN के पास नवाज शरीफ की क़यादत में इतनी टीम है कि हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि जो इन्होंने 120 रुपए या 150 वाली चीनी हम 40 रुपए नहीं कर देंगे, ये मैं दावा नहीं करता। मगर मैं ये जरूर दावा करता हूं कि हम पाकिस्तान को जिस तरह टेक ऑफ करने जा रहे थे, जिस तरह उसकी जो GDP थी, जिस तरह लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, जिस तरह बाकी मामला में हमने स्टॉक एक्सचेंज जो 5वें नंबर पे थी पाकिस्तान की दुनिया में, तो हम उसी तरह पाकिस्तान को देखभाल करेंगे, उसी तरह करेंगे। ये तो डट के खड़ा है इनका कप्तान, जो कप्तान पहले कश्मीर पे डट गया था और फिर कश्मीर दे दिया, फिर एब्सोल्युटली नॉट का, फिर वहां अमेरिका के सामने लेट गया, फिर इन्होंने कहा कि ये अद्वियात जो माफिया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चीनी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, आटे माफिया नहीं छोड़ूंगा, अब पेट्रोलियम माफिया पे नहीं छोड़ूंगा। फिर देखा किस तरह ये माफिया के सामने लेट गया है, लेट नहीं गया मगर उससे हिस्सा भी ले रहा है, और उससे जो करप्शन जो सारा कुछ पाकिस्तान की अवाम आज भुगत रही है उसका जिम्मेवार इमरान खान है, उसकी हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ हमारे पास एहलियत भी है, तजर्बा भी है, मगर जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने 3.5 साल में किया है, देखें डॉक्टर मारिया साहिबा, ये जो आज पाकिस्तान का जो हर शहरी 91,000 रुपए मजीद कर्जा उस पर बोझ पड़ा है, 2,44,000, 63% इजाफा हुआ है उसमें। डॉलर आज 180 रुपए की बात कर रहा है, जो डॉलर की उड़ान है, और एक्सचेंज में इस हफ्ते में 2000 पॉइंट्स में कमी आई है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब हम आंख बंद करके नहीं देख सकते कि ये मुल्क की तबाही, मईशत की, पाकिस्तान की गरीब आवाम की जो मुश्किलात है, और ये जो इनकी वजह से है, इनकी नाअहली की वजह से है। तो हम तो ये चाहते हैं, हम ये दावा करते हैं कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और अवाम को मौका दिया जाए। हम ये हरगिज नहीं कहेंगे, हाँ हम ये अवाम देख रही है कि इमरान खान ने तबाही की है, मगर हम कल को भूल के आगे बढ़ने की बात करेंगे। हम पाकिस्तान अजीज है, हमें इमरान खान की सियासत वो तो तबाह हो गई है, और वो पाकिस्तान को जो तबाह करे, तो हम उसके लिए हमें फिक्र है, और हमारी लीडर इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक दफा फिर आगे लेके जाएंगे, और पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल है, जो मईशत की जो क्राइसिस है, हम बिल्कुल खत्म करेंगे। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वो आदमी जिसकी तनख्वाह 17,500 है वो किस तरह गुजारा करे। तो हुकूमत के पास उसको इस वक्त बताने के लिए है कि किस तरह जो है वो एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ गई हैं, कितनी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन सवाल बुनियादी वही है कि वो गुजारा कैसे करे, उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एक आम आदमी पर अगर पहले इस हुकूमत के आने से पहले 1,44,000 जो है वो कर्जा था, तो इस वक्त 2,35,000 तक कर्जा पहुंच चुका है। साथ ही साथ कर्ज़ों की बहुत बड़ी वजह खान साहब ने हमें सबको बहुत जो है वो बताया, समझाया कि किस तरह जो है वो कर्जे बढ़ते हैं कौम पर, और स्पेशली जब आप डॉलर की प्राइस बढ़ाते हैं तो किस तरह कर्जा बढ़ता है। तो ज़रा वो सुन लेते, फिर आगे चलते हैं। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है, यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई। मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। कौम गरीब हो गई है। सरा बुच्चा साहिबा की तरफ चलती हूँ। सरा साहिबा, मेरा मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये कहा जाता है कि खान साहब बताया करते थे कि जब 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो 1,000 अरब जो है वो कर्जा बढ़ जाता है इस कौम का। तो अब कितना कर्जा बढ़ गया होगा वैसे? नहीं, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर उसके ऊपर हम एक लंबी तकरीर सुनेंगे, और वो आलिया ऑफ कोर्स जो पूरा फिगर कोट करती हैं और याद करके आती हैं, वो बिल्कुल ठीक कोट करेंगी, और फिर हम अपना सर आगे झुका देंगे। और क्या ही अच्छा होता कि ये डिबेट पार्लियामेंट में हो रही होती है और आप अपोजिशन होती हैं और आलिया साहिबा जवाब दे रही होती हैं, और ये पार्लियामेंट में हो रहा होता, क्योंकि मेरी आपकी समझ जाहिर है कि इस हवाले से मुल्क को चलाने की और मुल्क के फाइनेंसेस से कम ही होगी। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आलिया इस पर ज़रूर जवाब दें
कि इस वक्त एक 17,500 रुपये, जो आपका सवाल है, 17,500 रुपये कमाने वाले का आप क्या जवाब देंगे कि जी वो डॉलर फी बैरल जो है वो महंगा हो गया है, वो फलां पे पहुंच गया है। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में अद्वियात महंगी हुई तो उसमें से निकला आमिर कियानी, पेट्रोल महंगा हुआ तो उसमें से निकला नदीम बाबर, रिंग रोड स्कैंडल हुआ तो उसमें से निकला जुल्फी बुखारी, हाउसिंग स्कीम हुई तो उसमें से निकला अलीम खान, आटे का बहरान आया तो उसमें से निकला खुसरो बख्तियार, चीनी का बहरान आया तो निकला जहांगीर तरीन। आप मुझे बता दें इन्होंने उसको कर्व करने के लिए क्या किया है? आप छोड़ दीजिए कि पेट्रोल कितने बैरल है, मुझे बता दें आटा चीनी कहाँ है, मुझे बता दें इस मुल्क में आटा और चीनी की कीमतों पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? इमरान खान साहब भी जाके माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के कह रहे हैं अवाम खुद ही कुछ कर ले, मतलब अवाम जो है वो खुदाई फौजदार बन जाए और निकल पड़े और लोगों को बंदूक की नोक पे कह के हमें चीनी सस्ती दे दो। मतलब ये काम हुकूमत का होता है, ये काम हुकूमत को सोचना पड़ता है। देखिए मैं मतलब आलिया की कैपेसिटी और अपनी, अगेन नो ऑफेंस टू हर, लेकिन इस पूरे काबीना में आप मुझे एक बंदा बता दीजिए, मतलब जो हम पहले कहते रहे कि जो बेसिकली जो बजट में मसला हुआ है वो हफीज शेख ने किया, हफीज शेख तो ब्रीफकेस बांध करके चले गए, शौकत तरीन साहब का भी इवेंचुअली यही एंड होगा, लेकिन इवेंचुअली हम फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ हम रह जाते हैं। और अगर हम आंखें बंद कर लें अपनी काबीना में होने वाले लोगों के जो उन्होंने करप्शन की है या जो उन्होंने जखीरा अंदोजी की, और हम सारा शिफ्ट कर लें अपना फोकस सिंध में, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि सिंध में नहीं हो रहा होगा, सिंध में भी हो रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ सिंध में नहीं हो रहा, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में दूध की नहरें नहीं बह रही, पंजाब में वहां पे शहद की नहरें नहीं बह रही। पॉइंट ये है कि आप एक जगह टारगेट करते हैं, फिर आप मुझे बता दीजिए, मतलब ये किसी बात पर इनसे सवाल पूछिए, ये नवाज शरीफ ने ये किया तो फलां ने ये किया तो शहबाज शरीफ ने ये किया तो एहतसाब। मुझे बता दें नैब की रिकवरी जो आज कल नैब के चेयरमैन साहब भी आपको बार बार बता रहे थे कि कितने पैसे रिकवर किए हैं, उसमें से कितने पैसे दिए हुकूमत को, कितने पैसे एक्चुअल में रिकवर हुए हैं? तो आप छोड़ दीजिए कि फी बैरल महंगाई कोविड, एक मिनट के लिए एक सेकंड का बात तो कीजिए कि कितना खा गया आमिर कियानी, कितना खा गया नदीम बाबर, कितना खा गया जफर मिर्जा, कितना खा गया जुल्फी बुखारी, कितने रुपए की करप्शन की खुसरो बख्तियार ने। आप मुझे बता दें कि इसको प्रूव कर दें, इसके ऊपर कोई केस चला के दिखा दें। मैं कहती हूँ नैब की फाइनेंशियल डिवीजन जो है वो इस पे काम करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। वो कहते हैं हम 48 घंटे में इसको रिजल्ट दे देंगे। क्या आप रिजल्ट देंगे जब आप मालूम जब आप बंद करेंगे, जब आप उसके अरबों रुपए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, जी वो सर से पैर तक आपको पता है वो गैर जानिबदार एहतसाब हो रहा है और वो होता रहेगा। और अब आजकल तो उन्होंने एक नई चीज लेकर आया, सर से पैर तक के बाद है सुबह से शाम तक के। सुबह आपकी सुबह शुरू होती है नैब पर, शाम को खत्म होती है नैब पर। तो नैब माशाल्लाह सुबह शाम नैब, मतलब यू नो ट्वाइस अ डे एवरी डे। तो नैब को मतलब जवाब ले लेते हैं कि अगर आपने वाकई जी आलिया साहिबा लंबी चौड़ी एक जो सवाल, मुझे बड़ी ना इंटरेस्टिंग सी ये बात लग रही है। अब हाँ जी, आप मुझे बड़ा आराम से जवाब देने दीजिएगा। आमिर कियानी साहब को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है जी, और उसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब की भी क्लीन चिट उनको मिल चुकी है। और अगर किसी को कोई एतराज है तो मेरा तो यह ख्याल है कि उससे वाकई सबूतों के साथ जाना चाहिए। एक मिनट सबूत पेश करें जी। हम तो कहेंगे जिसके अगेंस्ट सबूत पेश करेंगे। हमारी तो अपनी एक रवायत है, जिसके अगेंस्ट होता है वो पहले अपने इंक्वायरी के लिए अपने वजारत छोड़ते हैं, इंक्वायरी के लिए अपने आपको पेश कर देते हैं। और आपने देखा है दोनों ने वजारतें छोड़ी और इंक्वायरी के लिए पेश किया। चीनी बहरान की बात की गई, किसी ने, मैं यही तो कहती हूँ ना, और एक दुबई चला गया। एक हवा चलती है, एक बात होती है और हम सब उसको उठा लेते हैं। सिर्फ एक सेकेंड, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर चीनी बहरान पर क्या किसी ने देखा है? अभी 55 रुपए चीनी कम हो गई है क्योंकि क्रशिंग का सीजन अब स्टार्ट हो गया और इस वक्त जो है वो सरप्लस पे चीनी आने लगी और इंशाल्लाह अगली दफा चीनी अवाम की जेबों से निकला उसका कुछ नहीं है। चलो उसको माफ कर देते हैं, मुज़ार साहब से माफ कर देते हैं। सब्सिडी कैसे? एक मिनट मारिया, हम जो बात कर रहे होते हैं ना, नहीं हम जो बात देखिए, सब्सिडी, उस सब्सिडी पे चीखें किसी के क्यों नहीं निकली कि जो 30 बिलियन की पिछले सालों में 2016 से लेकर 2018 क्योंकि अवाम को सस्ती चीनी मिल रही थी। एक साल के अंदर 3 अरब सिंध गवर्नमेंट ने एक सेकेंड, लेकिन वो जहां अवाम के पैसे से ही रहा था। 26 बिलियन की सिर्फ एक साल के अंदर शायद खाकान साहब देकर गए हैं और हमारी सब्सिडी चोर थे, लेकिन फिर भी सस्ती चीनी हम इतना कुछ सुन चुके। 35 अरब पे सब खामोश थे। अब जरा सुनिएगा, क्योंकि कंपैरिजन होना चाहिए ना एप्पल टू एप्पल, और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हम ये कहें। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपके एंटिटीज थी, मेजर एंटिटीज थी। NHA लॉस में था,
ये तो दूध और शहद की नहरें इस मुल्क में बह रही थी ना। पाकिस्तान रेलवे लॉस में था, पाकिस्तान PIA लॉस में था, PSO पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस लॉस में था, OGDCL लॉस के अंदर था, आपका पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग लॉस में था। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कितना फायदा कर रहा है? आप कितना फायदा पहुंचा रहे हैं आपको आलिया? कितना पहुंचा रहे हैं फायदा? एक सेकंड देखिए, मेरी एक बात सुने। कौन से इदारे को आपने सही कर लिया? कौन से इदारे को सही कर लिया? सुन ले, मैं वही तो आपको बताने लगी। अच्छा, कितने लोगों को हायर किया आपने? कितने लोग हैं जो कुछ नहीं करते और उनको हम तनख्वाह देते हैं? मैं अभी यही तो बता रही हूँ ना, हौसले से सुन ले जरा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस परफॉर्म कर रहे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपकी परफॉर्म कर रही है। आपके जो बाकी इदारे हैं, यूटिलिटी स्टोर इस वक्त वो 10 अरब सेल करता था, वो 100 अरब की सेल करे, 16 अरब वो आपको टैक्सेस में पे करे। मतलब हम ये कह रहे हैं हम रिफॉर्म्स करें, हम ये नहीं कह रहे। अब आप आ जाए, आप जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करती हैं और उसके बात करते हैं, आलिया आप मेरे पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, आलिया आप किसी और मेरे वाले में भी नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 100 अरब टेक्सटाइल सेक्टर। नहीं, एक सेकंड, ये बिल्कुल मैं इसी पाकिस्तान में रहती हूँ, इसी पाकिस्तान में 26 ऑटोमोबाइल के लग रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 21 नए कंपनीज आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर। टेक्सटाइल में ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई 18% बढ़ चुकी है। 17,500 वाला कह रहा है मैं गुजारा कैसे करूं, मेरा घर नहीं चल रहा। लेकिन एक्सपोर्ट्स इस मुल्क में बढ़ गई हैं और कितनी मोबाइल कंपनीज आ गई। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑडियो लीक्स का जो है वो सीज़न इस वक्त बना हुआ है और ऑडियो जो आई है गुज़िश्ता दिनों उस पर बहुत ज़्यादा सियासत जो है वो दोनों साइडों से हो रही है। क्या अपोजिशन क्या हुकूमत, दोनों अपने मकासद के लिए जो है वो इस ऑडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा या माजी की ऑडियोज़ की तरह, वीडियोस की तरह इसको भी ऐसे ही जो है वो जाने दिया जाएगा और मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। ज़रा खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदा साहब, ऑफ कोर्स आपकी पार्टी जो है वो ये कहती है कि हम अग्रीव्ड पार्टी हैं, इसमें हमें जो है वो ये सारा खेल जो है वो हमें मंजर आम से हटाने के लिए, इलेक्शन में से निकालने के लिए जो है वो किया गया था। लेकिन चाहे जज अरशद मलिक की वीडियो हो या ये वाली हो ऑडियो हो, आप इसको केस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, जिससे लगता है आप सिर्फ इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजह आप इसको केस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते? डॉक्टर मारिया साहबा, मैं आपसे 1 मिनट इजाफी लूंगा और मुझे पहले भी मौका कम मिला है बात करने का। पहले तो मैं जो आलिया साहबा ने बात की कि वो क्लीन चिट दे देता है, बड़ा इनका वजीर आजम खूबसूरत भी है, ईमानदार भी है, सच्चा भी है, मगर जिस तरह क्लीन चिट इन्होंने, और सना भुट्टा साहबा भी भूल गई, एक पिज्जा वाला भी था उसको भी इन्होंने क्लीन चिट दी, आसम सलीम बाजवा साहब को, और इसी तरह ये NRO देते हैं। और ये जो सारे इन्होंने सारे जो गिनाए सारे माफिया, उसका सरगुना जो है, उसका लीडर जो है वो इमरान खान साहब है, और ये सबको माफियाज कर कर खुद उनका हिस्सा बने हुए उनके बेनिफिशरी है। अब जो आपका सवाल है, देखे बात जब 2017 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पानामा में, जिसमें उसका नाम भी नहीं था, उस केस में उसको सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने बुला के कहा एक पार्टी को कि आप आए कि मैं आपको फैसला करता हूँ। फिर अकामा में उसको निकाला गया और फिर बेगुनाह मरियम नवाज साहबा को सजा दी गई। फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के पहली दफा तारीख में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे ट्रायल कोर्ट चली, और जिस तरह ये एहसाब हुआ। जो बात कही आप क्यों नहीं इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, देखो मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की जो उनका बयान है, ये सारे हयात है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, इसके अलावा बशीर मेमन साहब का जो बयान था वो भी मौजूद है, और अभी राना शमीम साहब का। तो जाहिर है हम तो चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी एक आला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सारी बातें करते हैं, लेकिन जब आपसे बात की जाती है केस का हिस्सा नहीं बना रहे, तो आप कहते हैं हाँ हमारे पास ये ऑप्शन है, हम देखेंगे क्या करना है। अरशद साहब की वीडियो आए हुए तो कितनी देर हो चुकी है, उसको केस का हिस्सा नहीं बनाया, तो इसका मतलब आप इस पे नहीं करना चाहते ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आप ज्यादा करना चाहते हैं इस पे। देखें हमने बनाया ऐसा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो पिटीशन है मरियम नवाज साहबा की, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गई है। अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट
जो ये उस दिन जो कॉन्फ्रेंस में भी बातें हुई, आप आज पूरा पाकिस्तान बोल रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की है 3 दफा के वजीर आज़म के साथ, और ये केस जो है सारा सामने आ चुका है जो है, और एक जज जिस पे इल्जाम है वो खुद खामोश है। उसके बेहा पे जो बेनिफिशियरी है इमरान खान और उसके वजीर मुशीर, वो आज आके जवाब दे रहे हैं। तो ये एक संजीदा मामला है, एक आला अदलिया को देखना पड़ेगा और इस पे खुद आए और इसको नोटिस तो मुझे नहीं लगता लाएं। जो चले मैं जरा आलिया साहिबा की तरफ चली जाऊं। आलिया साहिबा, क्या हुकूमत क्या ऑपोजिशन दोनों इसको अपने मकासद के लिए जो है इस्तेमाल जो है वो करते हुए हमें नजर आ रहे हैं? आप ये बताइए कि मरियम साहिबा की जो वो ऑडियो आई, उसको तो आपने फौरन कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हम FIR को भिजवा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस पे क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो है वो जिस तरह आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, चीज़ों को बेहतरी की बात करते थे, इस पे भी आपको कोई JIT बनानी चाहिए या इस पे भी आपको तहकीकात करनी चाहिए? डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं। मरियम नवाज जब भी बोलती हैं ना तो हमें उनसे अच्छे की उम्मीद है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस दफ़ा भी कायम व दायम रखा है। डॉन लीग से मीडिया फंडिंग ले लें, मीडिया सेल से मरियम के पास जो वीडियोस मौजूद हैं वो ले लें, मीडिया पर पाबंदी लगाने से लेकर इन्होंने जो एंकर्स के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए थे, मेरा मीडिया सेल से लेकर मैं मीडिया सेल चलाती हूँ, या ये वही तो जवाब दे दे वो जालसाज जो मुजरिमा है ना, मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारा का सारा जो है ना ये वही है जो इस मुल्क में हो रहा है। सवाल का जवाब तो आपको इनसे ये पूछना चाहिए कि ऑडियो ना लाएं, फेक ऑडियोज, टोटे जोड़ के ऑडियोज ना लाएं, गलत बयाने हल्फी ना लाएं, जिनके टोटे वैसे ही उनका बेटा जो इनके अहलकार जज का बेटा कर देता है, या ये जो एक सेकेंड डॉक्टर साहिबा, एक सेकेंड वो ना लाएं, उसकी बजाय रसीदें जमा कराएं। हम अदालत इनसे ये यहाँ आकर जो कह रहे थे ना कि उनको अकामा पे नहीं, नवाज शरीफ को कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स पे नवाज शरीफ को ना और उसके बाद एक सेकेंड JIT एक मिनट नहीं डॉक्टर साहिबा मुझे अपनी बात और मौक़िफ़ पहुंचाने का पूरा हक है, इसलिए कि मुझे ये बताने का भी हक है कि माफिया का सरगना कौन है। माफिया का सरगना वो है जो मीडिया अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस को इस तरह से अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे का सरकारी इश्तिहारात देते हैं, वो है जो मीडिया का गला घोंटते हैं। माफिया वो है जो अदालतों को या अदालतों पे ये जजों के ऊपर आप कुछ नहीं इस पे करना चाहते। खेलदा साहब क्विकली बात करें, मैं सना की तरफ जाऊंगी फिर। जी आप क्या कह रहे हैं खेलदा साहब? मेरी बात सुने, मुझे इस पे बात करनी है। आलिया साहिबा, आप बात टॉक शो में ना करें ना, इस पे कुछ करें, जाके आपकी हुकूमत इस पे इन्वेस्टिगेट करे कि इदारे का वकार जो है वो मजरूह हो रहा है। सुने नहीं आपको ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप इनसे कहें जमा कराएं अपनी बेगुनाही साबित करें। I think you know my point stands proven। खेलदा साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं क्विकली ऐड कीजिए, फिर मैं सना की तरफ जाऊंगी। जी खेलदा साहब। does not stand proven on anything। जी ओके। आपको ये इस पे इनको कहना चाहिए कि जाएं अपनी बेगुनाही सबूत साबित करें। इन्होंने वीडियोस क्यों नहीं जमा कराए? इन्होंने जो कहते थे। अच्छा चलिए आलिया, आपका पॉइंट आगे ना, खेलदा साहब क्विकली बोलिए। जाए बयाने हल्के खेलदा साहब जी क्विकली। मारिया देखें ये असल में माफिया, सिसिलियन माफिया ये है जो मनपसंद चैनल को बुला के अपोजिशन की प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ करते हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं, और इन्होंने हामिद मीर को बेरोजगार किया है, उनका प्रोग्राम बंद किया है, इन्होंने अफसार आलम के उनके खिलाफ कार्रवाई। चले आई थिंक मैं जरा सना की तरफ चलती हूँ। सना साहिबा, आई थिंक इस मुल्क में जो ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स का जो हाल होता रहा है, इसका भी वही होगा। कोई अच्छे की उम्मीद ना हम रखें कि इससे कोई इदारे में कुछ चेंजेस आएंगी या कुछ बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। नो वन इंटेंड्स ऑन डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। आज के पाकिस्तान के साथियों के साथ कर रहे हैं। देखिए मारिया, बहुत सीधी बात है कि नवाज शरीफ, मैं बोलूँ, अच्छा मैं कह रही हूँ कि बहुत सीधी सी बात है। क्या हमारा सवाल पिछले दिनों से यही रहा है कि अगर आपके पास ऑडियो वीडियो ये तमाम एविडेंस मौजूद है तो फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जाती हैं, आप ये केस क्यों नहीं पुट अप करती हैं? पॉइंट ये है कि ये जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जो जजमेंट है 2019 का अरशद वहीद साहब की वीडियो पर,
हाँ, अरशद मलिक। अरशद कौन थे वो? सॉरी, जो अरशद साहब थे, जो जज थे। हाँ, अरशद मलिक के ऊपर जो जो उनकी ऊपर जजमेंट आई थी, उसमें ऑडियो वीडियो को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उसमें बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स डाल दी गई हैं, उसमें बहुत सारी जो क्राइटेरिया बनाया गया है ऑडियो और वीडियो को एडमिसिबल करने का इन कोर्ट, वो इस पर पूरे नहीं उतर सकते, क्योंकि उसमें ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें आपको बताती हूँ कि किसने वीडियो बनाई, क्या मर्जी से बनाई गई, और क्या वो बंदा जिसने वीडियो बनाई वो तैयार भी है ना, अपीयर होगा कोर्ट में, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराएगा, के जरिए टेस्टिफाई भी करने को तैयार है। कानून का है जिन्होंने बनाया वो तो कह रहे हैं आई एम विलिंग टू टेस्टिफाई। नहीं, मैं यही जी आई एम विलिंग टू टेस्टिफाई, पर मैं अगेन कह रही हूँ, शौकत सिद्दीकी साहब हों, अरशद साहब हों, या तमाम तर और लोग हों, अरशद साहब अब नहीं रहे, लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब ने देखें जो बात की वो एक तकरीर में की, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जिस पे हम उनको सीरियसली लें या उसकी बात पर अमल दरामद हो या कोई रिएक्शन हो। अब ये तमाम तर जो सीजे साकिब निसार की फॉर्मर सीजे साकिब निसार की ऑडियो है, इट्स वेरी सिंपल। अब वो काट के लगाई गई है, एडिट की गई है, जिसने भी जो भी कारस्तानी की है, जिसने वो ऑडियो भेजी है, उसने पापा जॉन्स की स्टोरी भी की थी, उसका भी हाल हमारे सामने है, इसका भी हाल आपके सामने होगा। लेकिन हाँ, आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट जो है डेफिनेटली वो आई थिंक दैट कीप्स हिम ऑन द बैक ट्रैक, के इसको वो लेके जाएंगे कोर्ट पे तो कोर्ट उड़ा के रख देगी। मेरा ये ओपिनियन है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक चैनल्स और साफियों की बात है, जस्ट वेरी क्विकली लास्ट मिनट आपका लूँगी कि चैनल्स को पैसे दे के इमरान खान साहब की तकरीरें दिखाने का जो लगाया गया था ना, जो एक पूरा एक फॉर्मूला शुरू हुआ था, वो इमरान खान साहब की तरफ से शुरू हुआ था। एक बिजनेस टाइकून है, वो बहुत पैसे देते थे, कितने घंटे की ट्रांसमिशन होती थी। 2013-2014 की बात कर रही हूँ। तो फिर 2018 तक आते आते हमने कितनी नौकरियां खोई और हमें कितनी धमकियां आई, और कौन से मीडिया सेल्स इनके अंडर काम करते हैं ये बेहतर जानते हैं। इनके मीडिया सेल्स तो ISPR में भी बैठे हैं, इनके मीडिया सेल्स तो बहुत सारे और जगह पे भी बैठे हैं, उनके IP एड्रेस से आप चेक कर सकती हैं, जो हमें गालियां देने पर मामूर हैं। तो फिर मरियम साहिबा ने 10 अरब किसको दिए, किसको फ्लैट दिलाए, लेकिन ये 4 फ्लैटों से अगर निकल आए ना, ये रसीदों से और 4 फ्लैटों से, तो शायद इस मुल्क का बेहतरी हो जाए। ये ऑब्सेस्ड हैं उन 4 फ्लैटों से, और यही हमारी किस्मत खत्म हो जाती है, और हमारी महंगाई का रोना भी यही खत्म होता है, क्योंकि खान साहब उन 4 फ्लैट से आगे नहीं बढ़ेंगे। बस जी आलिया साहिबा, 30 seconds I have to close the program। जी मैं लास्ट, हाँ जी लास्ट इनको मैं ये कह दूँ, सना कुछ भी नहीं है, हमने ना खरीदने की बात की है। 40 अरब देने वाली PMLN, हमने तो सिर्फ 2 अरब दिए, और वो भी अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम क्लोज करना। आलिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, सना साहिबा आपका, और केल्दा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो जवाब हम तलाश कर रहे थे, मेरा ख्याल है ना वो मिलेंगे, और ना ही वो जो 17,500 वाला पूछ रहा था कि मैं गुजारा कैसे करूं, उसको भी मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं मिला होगा। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।